हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके मन में एक ख्याल आता होगा कि ये टॉपिक हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, राइट। आप जानते ही होंगे जैसे कि इस दुनिया में n नंबर ऑफ बिजनेस हैं और उन्हीं बिजनेस में डे टू डे बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होते होंगे, राइट। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। समझ लीजिए ये चाय वाले भैया हैं, ये सुबह से लेकर शाम तक चाय बेचते हैं। इनके चाय बेचना और उसके बदले में पैसे मिलना ये इनके लिए एक ट्रांजैक्शन हो गई, राइट। सुबह से लेकर शाम तक ये कितनी ही ट्रांजैक्शन कर देते होंगे। क्या ये सब ट्रांजैक्शंस उन्हें याद रहती होंगी कि उन्होंने आज पूरे दिन में कितनी चाय बेची? क्या ये पॉसिबल है किसी को बाय हार्ट करना ये सब चीज़ें? नहीं, राइट। अकाउंटिंग इसी में हेल्प करता है कि वो हमें जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है, राइट। और फिर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये सोचते हैं कि उस बिजनेस से हमें क्या प्रॉफिट होगा, राइट। ये डिटरमाइन करने के लिए या ये निकालने के लिए कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है पूरे दिन में, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने ज़रूरी है ना। अगर ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि आज सुबह से मैंने कितने अपना गुड्स बेचा है और कितना मुझे पैसा मिला है, कितना मैंने खर्चा किया है और कितना मैंने कमाया है, राइट। ये सब चीज़ें अकाउंटिंग से हमें पता चलती हैं। इन तीन फोटो को देखिए आप, एक ये है, एक ये है और एक ये है, राइट। इनको आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। आई होप आपने ऑब्जर्व कर लिया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इस फोटो को आप ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से जो ये इमेज है और जो प्रीवियस इमेजेस थी, तीन जो इमेज थी, इनमें से आपको क्या लगता है किस में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग यूज होता होगा, राइट। किस में बेसिकली रिकॉर्ड होता होगा। देखेंगे हम जो पिछली फोटो थी, ये जो फोटो है, इसमें आपने देखा होगा ये जो किराना स्टोर्स हैं हमारे नेबरहुड में होती हैं, जो हमारे एरिया में होती हैं, उस पर आप अगर कुछ एक सामान लेने जाते हो तो वो ऐसे ही दे देते हैं आपको। किसी शॉप पे बिल देते होंगे, लेकिन ज़्यादातर शॉप्स ऐसी आपको अगर जैसे एक पैकेट बिस्किट लेने जा रहे हैं तो आप वो बिस्किट निकाल के दे देंगे आपको सेम टाइम, किसी बिल के बिना। इसमें आपको लगता है कि बिना बिल जो देते होंगे उन्हें रिकॉर्ड रहता होगा कि कितना सामान आया उनके पास और कितना उन्होंने बेचा। ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट। ऐसे ही जो अगली इमेज है, आपने देखा होगा आपके जो एरिया में है बहुत सारे बिग बाज़ार होंगे, रिलायंस स्मार्ट होंगे। ऐसे जो स्टोर्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है। आप जब भी कोई सामान उनके पास लेके जाते हैं तो वो एक कंप्यूटर में एंट्री करते हैं और बिल कट के आपको मिल जाता है। कंप्यूटर में वो फीड हो जाता है कि ये सामान बेच दिया गया है, राइट। इसमें एक प्रॉपर अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है। अकाउंटिंग होती क्या है बेसिकली? अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। उस सिस्टमैटिक प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, फिर उन्हें क्लासीफाई करते हैं, फिर उन्हें समराइज करते हैं, उनकी एक समरी बनाते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। फिर उस समरी से हमें क्या समझ में आता है उसे एनालाइज और इंटरप्रेट करते हैं और फिर रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। समझने के लिए सिस्टमैटिक प्रोसेस हम ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसमें हम फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक तब आते हैं। इसके बीच में हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट, ऐसे पूरे सिक्वेंशियल ऑर्डर में आते हैं। कभी ऐसा तो नहीं होता कि फर्स्ट के बाद सीधा 10th में आ गए, 10th के बाद सीधा 12th में आ गए, राइट। उसी तरह इस सिस्टमैटिक प्रोसेस में क्या है कि फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड के बाद ही वो क्लासीफाई हो सकता है। क्लासीफाई का अर्थ क्या होता है? क्लासीफाई का अर्थ ये होता है कि जैसे समझ लीजिए मेरा एक बिजनेस है। इस बिजनेस में मैं काफ़ी लोगों से खरीदता हूँ सामान जो अपना बेचना है मुझे, और काफ़ी लोगों को बेचता हूँ, राइट। जितने भी इंडिविजुअल हैं जिनसे मैं खरीद रहा हूँ उन सब के एक पर्टिकुलर अलग अकाउंट बनेगा, राइट। हर एक अकाउंट के लिए एक डिफरेंट लेजर बनेगा। ऐसे ही
क्लासिफाइंग होता है कि हर इंडिविजुअल के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाए, ठीक है, जिनके पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन उन्हीं से रिलेट होंगे। अब समझ लीजिए एक मेरे पास एक कस्टमर है श्याम नाम का। सो श्याम के साथ मैं डेली 6 ट्रांजैक्शंस करता हूँ। उनका काम है कि वो डेली मेरे पास से 6 सामान लेके जाते हैं, राइट। तो उनके एक पर्टिकुलर अकाउंट में मैं ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा जो वो लेके गए और जो उन्होंने मुझे पेमेंट की। और समराइजिंग करना यानी कि मुझे पता भी होना चाहिए कि मैंने जितना बिजनेस में लगाया है मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फिर साल के अंत में मेरे पास कितने प्रॉपर्टी है और मैंने कितना उधार ले रखा है। सो ये हमें पता चलता है समरी के थ्रू। अब ये तीनों जो फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद बिजनेस से हमें क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ है वो कैसे हमें पता चलेगा, वो पता चलेगा इंटरप्रिटेशन के थ्रू। सो एनालिसिस मतलब होता है कि हर एक जो इंडिविजुअल यूनिट है उसको स्टडी करना। अब समझ लीजिए हमारे पास किसी को सैलरी देनी होगी हमें, तो सैलरी में हमें पता चलेगा कि हम कितने लोगों को सैलरी दे रहे हैं, राइट। सो ये चीज़ होती है एनालाइज करना कि हर एक इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टडी कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन आप समझ लीजिए ऐसे समझ लीजिए मैंने बिजनेस में लगाए हैं 2000 रुपये। सो एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे मिले हैं 4000 रुपये रिटर्न में। सो इससे मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूँ या ये समझ सकता हूँ कि जो 2000 है वो मेरा प्रॉफिट है, राइट। सो ये होता है इंटरप्रिटेशन। अब इंटरप्रिटेशन करने के बाद हमें जो रिजल्ट है बिजनेस का, प्रॉफिट है लॉस है, वो बताना भी पड़ता है ना, राइट। अगर हम सिर्फ प्रिपेयर करके छोड़ देंगे सो उसका कुछ फायदा नहीं होगा। सो कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट मतलब क्या होता है कि वर्थ ऑफ स्टेटमेंट क्या है, जो हम ये सब प्रोसेस अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं इसका वर्थ क्या है। सो वर्थ होता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, जो हम रिजल्ट बताते हैं। सो अब हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो दी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। सो उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सो क्या है अकाउंटिंग, एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज करने की इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये जो इन टर्म्स ऑफ मनी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे, आप समझ लीजिए फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन का एग्जांपल ले लीजिए, समझ लीजिए। सो उसमें जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उसमें एक जो एम्प्लॉय है वो 1 आवर में पैक कर रहा है 20 पैकेट्स, राइट। जो दूसरा एम्प्लॉय है वो पैक कर रहा है 40 पैकेट्स 1 आवर में, 1 घंटे में। सो बेसिकली इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो 1 घंटे में 40 पैकेट पैक कर रहा है भाई, तो स्किल्ड है ना ज़्यादा, पैसे वो जल्दी वो पैक कर रहा है वो सब चीज़ों को। सो इसमें टाइम सेव कर रहे हो। सो ये क्वालिटी क्या हम मेजर कर सकते हैं अकाउंटिंग में? सो द आंसर इज़ नो। अकाउंटिंग सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में जो मेजर की जा सकती हैं उनको मेजर करता है। इन टर्म्स ऑफ मनी, जो चीज़ें मनी के टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो आगे है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। सो ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या होता है? सो ट्रांजैक्शन हमने समझा था वो टी के एग्जाम्पल में, जो वो अपना गुड्स बेच रहे हैं और उन्हें पैसे मिल रहे हैं। सो ये एक ट्रांजैक्शन हो जाती है। सो इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स बेसिकली क्या होता है कि रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन होता है इवेंट। अब वो जो ट्रांजैक्शन मैंने की है उससे मेरा प्रॉपर्टी बढ़ी है या कम हुई है, उससे मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो जो ये रिजल्ट है उसको कहते हैं हम इवेंट, राइट। फिर उसके बाद है विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर वही होता है कि इन टर्म्स ऑफ मनी में जो हम कर सकते हैं एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। सो ये बेसिकली सेम ही डेफिनेशन है अकाउंटिंग की, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को भी आप प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग समझ सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट होती हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें मेजर करते हैं। कि कितने यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते हम कि हमने आज 10 यूनिट्स बेचे
राइट। तो हमें किस में मेजर करना पड़ेगा, उन यूनिट्स की वैल्यू में मेजर करना पड़ेगा, रुपीज़ में, राइट। सो उन्हें मेजर करने के बाद हम रिकॉर्ड करते हैं कि आज हमारी कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, फिर उन्हें क्लासीफाई करते हैं, फिर उन्हें समराइज करते हैं, एक समरी प्रॉपर बनाते हैं उनकी एक गिवन फॉर्मेट में, जिससे हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, राइट। फिर उस समरी से हम कुछ एनालाइज करेंगे, हम समझेंगे उनसे कि कैसे हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है और कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है, कितना हमने इन्वेस्ट किया था उसमें, कितने किस जगह पे हमारा अमाउंट किस किस जगह पे लग रहा है, जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था वो कहाँ पे लग रहा है, जैसे सैलरीज पे कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे कर रहे हैं, हमारी इनकम कितनी हो रही है, हमने कितनी सेल्स की। सो ये सब किससे आता है, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से हमें पता चलता है, और एंड में जो है रिजल्ट्स को हम कम्युनिकेट करते हैं। सो अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शंस या रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या काम करता है, क्या अकाउंटिंग के उद्देश्य हैं, राइट। सो पहला तो आप समझ ही सकते हैं, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, राइट, कि रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम वो करते हैं अकाउंटिंग। अब जैसे ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई तो हमें बाय हार्ट तो करना बहुत मुश्किल है, सो हम एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वो इनके एग्जांपल में जो बिग बाज़ार होते हैं, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स होते हैं, सो उनमें एक प्रॉपर सेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि कंप्यूटर में स्कैन किया और उनके पास डेटा अपने आप आ गया। सो बेसिकली वो एक क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ये सब। फिर नेक्स्ट जो है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी बिजनेस कंडक्ट करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए ना कि उसमें हमें क्या प्रॉफिट और लॉस होगा, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन करने में अकाउंटिंग हमारी हेल्प करता है। फिर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। सो एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कितना कमाया, कितना गवाया, कितना हमारे पास प्रॉपर्टी है, कितने हमारे उधार है, ये सब कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग से पता चलेगा, राइट। और नेक्स्ट है जो फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। सो अकाउंटिंग मैनेजमेंट को कैसे हेल्प करता है। सो आपने देखा होगा कि मैनेजमेंट को भी डे टू डे वर्किंग में जो भी उनकी प्रोग्रेस है वो मॉनिटर करने के लिए अकाउंटिंग हेल्प करता है, राइट। अगर समझ लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या कुछ कहीं कुछ नया उनको परचेज करना है मैनेजमेंट को, सो वो अकाउंटिंग में देखेंगे कि क्या हमारे पास इतने पैसे हैं, अगर पैसे नहीं है तो वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे, राइट। सो बेसिकली यही चीज़ें डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है अकाउंटिंग। फिर जो नेक्स्ट रोल है अकाउंटिंग का कि प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। सो बहुत सारे यूजर्स होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट हो गया, ओनर्स हो गए, सो उन्हें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होता है, जैसे एक साल में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, फिर हमारी वर्किंग में देखेंगे कि हमारी सेल्स कितनी हुई। सो ये सब इंफॉर्मेशन हमें अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है, राइट। फिर अगला जो है वो है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अब जैसे कि हम बता रहे थे कि एक साल के अंदर जो एक बिजनेस है वो काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस करता है, राइट। सो इन ट्रांजैक्शंस में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होगी जो वो इन्वेस्ट करते होंगे कहीं पे। समझ लीजिए मैंने 1 एकड़ लैंड कहीं पे खरीदा होगा, राइट। सो अगर वो 1 एकड़ का जो लैंड है, अगर वो लैंड मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, सो क्या मुझे पता चल पाएगा कि कहाँ मैंने लैंड खरीदा हुआ है, नहीं पता चलेगा ना। सो इसी चीज़ के लिए रिकॉर्डिंग से क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं, सो हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अगला है जो मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। सो लीगल रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या होते हैं, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया। सो बेसिकली ये लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कंपनी को या किसी भी बिजनेस को फुलफिल करनी होती है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो सबसे पहले एडवांटेज क्या है, रिप्लेसेस मेमोरी। अब जैसे हमने देखा था कि बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट। सो उन ट्रांजैक्शंस को याद करना तो
पॉसिबल नहीं है। आप खुद ही समझ लीजिए, अपने घर में आप जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आप कहीं से कुछ लेके आ रहे हैं, कभी नोटबुक लेके आ रहे हैं, कभी पेन लेके आ रहे हैं, क्या आपको 10 दिन बाद वो याद रहेगा कि मैं किस डेट पे कितना नोटबुक लेके आया था, कितनी पेन लेके आया था? नहीं, राइट। अगर लेकिन आप कहीं पे उसको लिख के रिकॉर्ड कर लें तो आपको क्या याद करने की ज़रूरत है? नहीं, राइट। तो उसी तरह मेमोरी की फिर ज़रूरत नहीं होती, तो हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो ये एक हमारे लिए एडवांटेज हो जाता है। फिर दूसरा जो है कि अकाउंटिंग क्या प्रोवाइड करता है हमें? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम ऐसे समझेंगे कि आपके बिजनेस में आपने जितना भी बेचा है, राइट, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चलेगी ना कि मैंने कितनी सेल्स की है या कितना बेचा है मैंने अपना प्रोडक्ट। सो उस प्रोडक्ट से जो इनकम आएगी वो आपको पता चलेगी। फिर वो इनकम को लाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया था वो आपको पता चलेगा अकाउंटिंग से। फिर समझ लीजिए अगर आप किसी को सैलरी दे रहे हैं तो वो आपको अकाउंटिंग से पता चलेगा। सो एट द एंड आपके पास कितना पैसा बचा है वो भी आपको पता चलेगा। सो आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ जाता है अकाउंटिंग से, और उस टाइम पे पूरे ईयर के एंड में आपने कितना इन्वेस्ट किया था और कितना आपको मिला, या बेसिकली जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपकी कि उस टाइम पे आपके पास कितने एसेट्स हैं, कितने लायबिलिटीज़ हैं, या कितनी प्रॉपर्टी है और कितने आपको उधार देना है, राइट। सो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट जो है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को अपने डे टू डे वर्किंग के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके डिसीजंस के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया, या समझ लीजिए कहीं पे उनको कोई जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीदनी है, सो वो डिसीजन किस बेस पे लेंगे? इसी बेस पे लेंगे ना जो उनका अभी बिजनेस चल रहा है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, क्या उनमें इतना प्रॉफिट मिल रहा है उनको कि वो आगे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। और जो डे टू डे वर्किंग में भी है, जैसे उन्हें पता चलेगा कि सैलरीज हमारी इतनी जा रही हैं, फिर जो सेल्स है अगर वो सेल्स कम हो रही हैं तो वो सेल्स बढ़ाने के लिए कुछ मेजर लेंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, कुछ और स्टेप्स लेंगे प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। सो ये सब हेल्प करती है अकाउंटिंग ये सब इंफॉर्मेशन गेन करने में, राइट। और मैनेजमेंट को हेल्प करती है कि वो स्मूथली फंक्शन कर सके। सो जो अगला है वो है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप। समझ लीजिए आप दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी। सो ए और बी ने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी 1 साल पहले, राइट। सो ए एंड बी ने अपना अच्छे से बिजनेस को एस्टेब्लिश कर लिया या सेट कर लिया अपना बिजनेस। सो इन्होंने सोचा कि एक्सपैंड करना है हमें बिजनेस, या कोई अलग एक पर्सन है सी, उसने कहा कि मुझे भी आप अपने पार्टनरशिप में ले लीजिए। सो अगर सी को अपने पार्टनरशिप में लेना है, सो सी का कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए उनके बिजनेस में, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा अकाउंटिंग के थ्रू, राइट। कि सी कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा तब उसे पार्टनरशिप में अपना शेयर दिया जाएगा। सो ये हेल्पफुल होता है अकाउंटिंग के थ्रू। फिर जो है फैसिलिटेटिंग सेल ऑफ बिजनेस। अब किसी भी बिजनेस को सेल करने से पहले उसकी हमें वैल्यू पता होनी चाहिए, राइट। वैल्यू पता होनी चाहिए बिजनेस की कि कितना एक्चुअली में वो बिजनेस कितने का है, राइट। सो समझ लीजिए अगर बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है, 10 लाख है, सो ये 10 लाख हमें कैसे पता चलेगा कि बिजनेस की वैल्यू 10 लाख है? सो तब हम जो फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके थ्रू हमें पता चलता है कि बिजनेस की वैल्यू जो है वो है 10 लाख। सो परचेज कंसिडरेशन जो होता है कि उसे जितने में हम बेचेंगे, सो वो पता चलती है हमें अकाउंटिंग के थ्रू। फिर जो है एविडेंस इन कोर्ट। समझ लीजिए आपने किसी पार्टी को पेमेंट कर दी और उन्होंने शायद रिकॉर्ड नहीं किया हो या उनसे कुछ मिस हो गया हो, और आपने अपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन किए हो। सो अगर वो पार्टी आपके खिलाफ कोर्ट में केस कर देती है कि भाई इन्होंने मेरा पैसा डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, सो आपके पास जो प्रॉपर मेंटेन्ड रिकॉर्ड्स हैं उसको आप शो करके कह सकते हैं कि हमने इनको पेमेंट की है, ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, आप दिखाएंगे तो वो एज ए एविडेंस माने जाते हैं कोर्ट में, राइट। जो अगला एडवांटेज है वो है फैसिलिटेटिंग लोन्स। आपने देखा होगा किसी भी बैंक में अगर आप जाएंगे तो वो पहले मॉर्गेज रखवा देते हैं या तो कुछ रखवा लेते हैं उनके पास एज ए सिक्योरिटी। सो और लोन प्रोवाइड करने से पहले वो ये सब चीज़ें देखते हैं कि क्या हम जो लोन दे रहे हैं वो हमें रीपेमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या वो जो लोन ले रहा है वो वापस दे पाएगा या नहीं दे पाएगा,
राइट। सो प्रॉपर रिकॉर्ड से उनको ये दिख जाएगा कि इनके पास इतने प्रॉपर्टी है। सो अगर ये डिफ़ॉल्ट भी करते हैं तो हम इनके प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। सो बैंक्स ये सब लोन देने से पहले देखते हैं। सो अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन रहेंगे सो लोन्स लेने में उतनी ही आसानी होगी। फिर जो नेक्स्ट है वो है टैक्स लायबिलिटी। सो तब अकाउंट्स को प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं हम। सो हमारी कितनी इनकम हो रही है वो हमें पता चल जाती है। सो उस इनकम पे कितना हमें इनकम टैक्स देना है, कितनी हमें जीएसटी देनी है, राइट। सो वो हमें पता चल जाता है प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू। सो अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है हमारी टैक्स लायबिलिटी पता करने में। फिर नेक्स्ट जो है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी समझ लीजिए आपने एक साल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाया 2020 का और 21 का। फिर नेक्स्ट ईयर आप बना रहे हैं 2021 से 2022। सो इन दो ईयर्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि इस साल में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, इस साल में मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था। सो अगर आपने रिकॉर्ड्स प्रॉपरली मेंटेन किए हों तो आपको इन साल का पता चल जाएगा और इस साल का पता चल जाएगा। सो इससे क्या होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बढ़ा है या कम हुआ है, राइट। सो इसी तरह जो नेट प्रॉफिट है हम वो भी पता कर सकते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा है या कम हुआ है। और जो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, बैलेंस शीट जो होती है, उसमें हमें पता चल जाता है कि बिजनेस की कितनी वैल्यू हो चुकी है, राइट। सो ये थे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। सो अब हम देखेंगे लिमिटेशंस या अकाउंटिंग की जो कमियां होती हैं वो, राइट। सो पहली कमी क्या है कि अकाउंटिंग जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है। फुल्ली एग्जैक्ट हम कैसे समझेंगे? समझ लीजिए हमने एक मशीनरी खरीदी, एक मशीन खरीदी हमने 2020 में। हमने अनुमान लगाया, ये हमारा एस्टिमेट था, राइट, कि वो चलेगी 10 साल, 10 इयर्स। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो 5 इयर्स में ही खराब हो गई। और ख़राब भी ऐसे ख़राब हुई जैसे कि आगे वो कभी यूज़ ही ना हो पाए। सो बिल्कुल ख़राब एकदम। सो ये जो है ये हम अनुमान जो हमने लगाया था कि 10 साल चलेगी लेकिन वो 5 इयर्स ही चली। सो ये एग्जैक्ट तो नहीं है ना, हम एस्टिमेट्स ही कर रहे हैं। एग्जैक्ट वैल्यू तो हमें नहीं पता कि कब तक मशीनें चलेगी, राइट। सो ऐसे ही जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है, सामान जो हम बेच रहे हैं वो हमारे पास बच जाता है। सो जो बच जाता है उसकी वैल्यू क्या लगानी चाहिए हमें, जिस पर हमने ख़रीदा था या जिस पर हम बेच रहे हैं। सो इन दो वैल्यूज़ में कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। सो हम एग्जैक्ट वैल्यू का पता नहीं कर सकते। फिर जो सेकेंड लिमिटेशन है कि अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अब इसमें हमें क्या सोचते हैं कि जैसे हमारी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, समझ लीजिए। वैल्यू मतलब उसकी जो कॉस्ट हमें है आई है ख़रीदने में। सो अब हम इसे डेप्रिसिएशन करते रहेंगे, मतलब जो हर साल है इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। समझ लीजिए 10% कम हो जाती है हर साल वैल्यू इसकी, राइट। सो अगले साल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 हो जाएगी। सो 90,000 अगर इसकी अगले साल वैल्यू है, सो ये किस पे है? कॉस्ट पे है, राइट। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है वो क्या पता इससे अलग हो, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, राइट। सो 90,000 जो है अनरियलिस्टिक है क्योंकि हम कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन दे रहे हैं और हमें पता नहीं कि मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, राइट। सो जो थर्ड लिमिटेशन है वो है कि क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को हम इग्नोर करते हैं। अब जो हमारी मैनेजिंग कैपेसिटी है, जो मैनेजर है, अगर वो सब चीज़ें परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं, सो मतलब वो बहुत अच्छे हैं क्वालिटी वाइज। अगर वो चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे, सो उनकी मतलब रिक्वायरमेंट है उन्हें कि वो अपने आप को थोड़ा और पुश करे, राइट। जैसे कि मैंने फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन में दिया था एग्जांपल, जो पैकिंग कर रहे हैं, कोई 20 पैकेट पैक कर रहा है, कोई 40 पैकेट पैक कर रहे हैं। सो क्या उस क्वालिटी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते।
सो अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है। फिर जो अगली है वो है इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। प्राइस लेवल चेंजेस का एक क्लासिक एग्जांपल हम समझ जाएंगे, किससे? रुपीस से और डॉलर से, राइट। सो किसी टाइम पे $1 की वैल्यू थी 60 रुपीज़, सो अब 75 रुपीज़ तक पहुंच चुकी है $1 की वैल्यू, राइट। सो अकाउंटिंग इन चेंजेस को मेजर नहीं करता। जब हमने मशीनरी खरीदी थी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आती है, मतलब जिस टाइम खरीदी थी हमने, समझ लीजिए अगर 2015 में अगर हमने किसी मशीनरी को ख़रीदा था 50,000 में, सो आज भी उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट करते करते जो वैल्यू आएगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही होगी, वो इस लेवल पे ही होगी जो 50,000 का लेवल है। लेकिन क्या उस टाइम का रुपी और आज का रुपी बराबर है? नहीं, राइट। सो अकाउंटिंग क्या करता है? प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देता है। विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग में जो मैनेजमेंट होती है वो अकाउंटिंग को इस तरह मैनिपुलेट कर देते हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन है बिजनेस की उससे अच्छी पोजीशन दिखती है। समझ लीजिए आपका बिजनेस लॉस में चल रहा है 10,000, सो विंडो ड्रेसिंग के माध्यम से या विंडो ड्रेसिंग के थ्रू वो अकाउंट्स को इस तरह दिखाते हैं कि उनकी जो बिजनेस का है वो है प्रॉफिट आ रहा है, राइट। सो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके हम ये शो कर सकते हैं कि भैया हमारे पास तो प्रॉफिट है, हमारी बैलेंस शीट भी काफ़ी अच्छी है, हमारे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है उधार से, राइट। सो ये सब चीज़ें विंडो ड्रेसिंग के थ्रू की जाती हैं, जो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके की जा सकती हैं।